अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। सेनेट और कौमी असम्बली के आज के इजलासों से शुरुआत हो चुकी है हुकूमत की उस एफर्ट की जिसके ऊपर कई हफ्तों से काम हो रहा था, और वो है 26वीं आईनी तरमीम। यकीनन अब देखना होगा कि हुकूमत की तरफ से जिन बुनियादी नुकात के ऊपर इस मुसवदे पर काम किया जा रहा था उसमें से कितने अमली शक्ल में नजर आते हैं। लेकिन ये तो वाज़ेह हो चुका है कि इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम था, जिस पर बड़ी तनकीद भी हो रही थी, उससे बज़ाहिर हुकूमत एक कदम पीछे हटती नज़र आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और JUIF दोनों ही इसकी ख्वाहिश नहीं रखते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कल जिस बारे में कहा जा रहा है कि सेनेट के सेशन में शायद ये बिल टेबल कर दिया जाए, अब देखना होगा कि आया किस हद तक हुकूमत, पीपल्स पार्टी और JUIF, और बज़ाहिर लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से ऑन बोर्ड होगी या फिर नहीं होगी। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर तफसीलन बात करेंगे कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या हिकमत अमली रखती है। इसी पूरी सियासी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न सिर्फ ये कि हरदिल अजीज सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, बल्कि साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं और इन सियासी मामलात के ऊपर आजकल खुलकर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि ये इतने हफ्तों से जो एक मसला था दरपेश आईनी तरमीम के हवाले से, अब बज़ाहिर लग रहा है कि ये ऊँट किसी करवट बैठने वाला है, लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत एक कदम पीछे हट रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के क़याम से। आपको लगता है कि बाकी जो उनके एजेंडे पे शामिल थी चीज़ें कम अज़ कम वो पूरी हो जाएंगी अगर इस एक अहम नुक्ते से पीछे हटा जाए? देखिए, मैं तो सच्ची बात है कि अभी तक कंफ्यूज हूँ। मैं आपसे अभी मैंने आज लंच दिया इन्होंने हम्म। सेनेटर्स को, तो मैं जरा बात कर रहा था कुछ लोगों से, हम्म। दोस्तों से, कि क्या उस लंच में शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है या जो कंसेंसस है वो किधर होता लग रहा है। अब जो इस वक्त तक सिचुएशन है वो तो ये है कि हुकूमत की दो बड़ी डिमांड्स, यानी कि जो सारा एक पूरा मुद्दा खड़ा किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का, 26वीं आईनी तरमीम लाने का, ये दो इसकी टांगें थी। ये अपनी हम्म। दो टांगों के ऊपर खड़ा था। हम्म। एक था कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और दूसरा था कि हम मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे। अब फिलहाल जो मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू हुई है, उसके बाद ये दोनों जो बुनियादी डिमांड्स हैं हुकूमत से, इससे पीछे हट गई। और अब 26वीं आईनी तरमीम का जो प्रपोज्ड, जो आज ड्राफ्ट आया है, मुझे भेजा है किसी ने, उसमें ये दोनों जो हैं वो नहीं है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो नहीं है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत को ना तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मिल रही है और ना ही एस्टैब्लिशमेंट को मिलिट्री कोर्ट्स मिल रही हैं, हम्म। तो फिर ये सारा एक खेल तजिया खेला जो क्यों इन्होंने जा रहा खड़ा है? किया, हम्म। लोगों को उठा रहे हैं, हाँ। बीवी बच्चों को उठा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, हम्म। अजीबो गरीब तमाशा लगा हुआ है मुल्क हम्म। में, हम्म। और वो चीजें भी नहीं हो रही। हम्म। तो अच्छा, ये समझ लेकिन ही नहीं आ रही कि आखिर ये कर क्या है। अच्छा, लेकिन फवाद साहब थोड़ी सी अगर इसको एलाबरेट कर सकें। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स वैसे अपने इंटरनली तो इदारों के अंदर मौजूद हैं, आपके ख्याल में पैरेलल इसके ये चाहते थे कि इस लेवल के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएं, और ख़बरें ये भी रहीं कि 9 मई के हवाले से जो मुल्जिमान थे उनके केसेस इसमें ले जाने थे, तो ये पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के एक अलग इंडिपेंडेंट कोर्ट्स की तश्कील थी जिसके ऊपर बात की जा रही थी। लेकिन अब वो हुआ ये कि इन्होंने का कितना बड़ा बना दिया हम्म। बयानिया कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, यही सब कुछ हो गया है और इससे बड़ा क्या होना है सानहा। लेकिन जब वो केसेस अदालतों में गए हैं तो अब वहां पे कोई एविडेंस ही नहीं है। हम्म। मसलन जो इस वक्त आप इमरान खान की जो अगर आप मिसाल लें, तो इमरान खान के ऊपर जब जज साहब ने पूछा कि आपके पास एविडेंस क्या है, तो इन्होंने कहा जी कि वो असल में 7 मई को एक मीटिंग की जमान पार्क में इमरान खान ने, हम्म। और उस समय हमारे 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के उस मीटिंग में चले गए और उन्होंने सारी बातें सुनी। अब आप अंदाजा लगाएं इस एविडेंस के ऊपर ये कह रहे हैं इमरान खान को। हम्म। और ये चूंकि कोई भी जो जज है सिविलियन साइड के इधर, तो मुमकिन ही नहीं है कि ये हो। हम्म। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि एक ऐसी जहां पे एविडेंस आएगी तो फिर आप प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे, आप उसको जो है वो छानेंगे और जाहिर है लोग ठट्ठा उड़ाएंगे उसका। हम्म। ये चाहते हैं कि क्लोज डोर हो जिसमें किसी को पता ही ना चले कि एविडेंस क्या है, इल्जाम क्या है, और सिर्फ सजा बाहर आ जाए कि ये सजा हो गई है। तो एक तो दुरुस्त। इसलिए चाहते हैं। हम्म।
अच्छा दूसरा लेकिन जी जो जी मामला जी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म कोर्ट का, वो हम्म देखिए ये है कि हुकूमत समझती है कि ये जो स्टेटस को है ये चलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस होने चाहिए जो फैसले करने से पहले उन्हें बता दिया करें कि हम ये फैसला करेंगे, हम्म और उसमें हमारी मर्जी भी शामिल कर लिया करें। अब ये जो एक सुप्रीम कोर्ट से इन जजेस से तवक्को करना, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन जजेस में से बहुत सारे जज की शोहरत ही ऐसी नहीं है कि वो अपने फैसले पहले हुकूमत से शेयर करेंगे, हम्म या वो चाहते हैं कि जो फायज ईसा साहब ने जो स्टेटस को क्रिएट किया है इसको कंटिन्यू किया जाए। हम्म वो भी बड़ा मुश्किल है कंटिन्यू होना, क्योंकि थोड़ी सी भी इंडिपेंडेंस आएगी तो। अब उसके बाद लेकिन सवाल फिर यही होता है कि जब ये दोनों मकासद आपके अचीव नहीं हो रहे, तो आप आइन का हुलिया क्यों बिगाड़ रहे हैं? 1999 से ये चीज सेटल थी कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। हम्म उससे जजों की जो पॉलिटिक्स है अंदर चीफ जस्टिस बनने की, वो खत्म हो गई थी। आपने उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम्म अच्छा, उसकी कोई तुक ही नहीं, अभी तक समझ ही नहीं आई है कि उसका मतलब क्या है। मसलन देखिए ना, अब आप सना आप केस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप कहेंगे मेरी सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगा है हाँ ये स्टैट्यूट के भी खिलाफ है, बट आइन के भी खिलाफ है। तो अब आप मुझे बताएं, वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में चैलेंज करेंगी, आप लीगल में करेंगी, डिस्टिंग्विश कैसे होगा? हम्म। अच्छा तो लेकिन ना कुछ फवाद साहब सर मुझे है ना हाँ पैर। मुझे दो सवाल आपकी गुफ्तगू से। मैं एक तो पहले ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा मुद्दा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाएं, इस पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि जी जस्टिस फायज ईसा साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है। तो अब ये भी वाजे नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर रजामंद हो गई है हुकूमत, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि उन्होंने फायज ईसा साहब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, या उनके लिए भी कोई एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी? इन फाइज ईसा साहब के बारे में तो यही है कि ही इज यूज्ड एंड अब्यूज्ड। और आज उन्होंने कह भी दिया है कि मैं, अब जो आज उन्होंने डायलॉग भी किया हामिद खान साहब से कि आपकी पिटीशन में अब फाइल नहीं, मैं नहीं लगा रहा, मेरे बाद लगेगी। तो इसका मतलब यह है कि फाइज ईसा साहब की तो जो उम्मीदें हैं वो काफी हद तक दम तोड़ गई हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी दौड़ लगाई चीफ जस्टिस में अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए और वो आगे जाने के लिए, लेकिन यूं लगता है कि उनकी हद तक तो ये वाजे हो रहा है कि वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि जजेस की एज जो है वो 65 ही रही है, वो नहीं बढ़ाई जा रही। तो ठीक। चूंकि एज नहीं बढ़ाई जा रही, तो इसलिए वो फायज ईसा साहब जो है वो वहीं पे, उनकी जो है वो रिटायरमेंट है। लेकिन ओवरऑल भी मैं तो हैरान हूँ, कोई इस मुल्क में अपने पाँव से आगे सोचने को तैयार नहीं है। आप देखें, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाना या प्रोविंशियल आईनी अदालतें बनाने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बना रहे हैं, आप फेडरेशन तोड़ रहे हैं। यहाँ पहले 18वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इतनी सुबाहियत पाकिस्तान में फैला दी है कि हर शख्स जो है वो अब सिंधी, पंजाबी, बलोची और पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा का पहले बन गया, पाकिस्तानी पाकिस्तानी बाद में बाद बन गया। में सही कह रहे हैं। मसाइल सारे सूबों को दे दिए हैं, ना कुछ सर है ना पैर है। अब देखिए ना, पानी का मसला है, पानी के मसले के ऊपर सिंध की आईनी अदालत का व्यू प्रो सिंध होगा, पंजाब की आईनी अदालत का व्यू प्रो पंजाब होगा। इस तरह थोड़ी फेडरेशन चलती है। नहीं लेकिन और अब फवाद एस्टैब्लिशमेंट साहब पे भी मैं हैरान हूँ कि मैं वो, एस्टेब्लिशमेंट पे आती हूँ सर, मैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे आती हूँ। चलें, वो तो अभी खामोश साइड पे बैठे हुए, बज़ाहिर अमली तौर पर क्या कर रहे हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है सर। लेकिन ये जो नंबर गेम है ये कैसे पूरा होगा? हुकूमत कहती है JUIFA की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको हम इसलिए शामिल करना चाहते हैं कि एक मुस्बत इमेज जाए। JUIFA कह रही है कि हमारी बातें मान लें तो बिस्मिल्लाह आज ही करें। तो बगैर लोगों को तोड़े आर्टिकल 63A का तफसीली फैसला भी, अब तो जाहिर सी बात है वो रिव्यूज़ भी खुल गए हैं, तो वो रास्ता भी हमवार हो गया है। तो कैसे हुकूमत अब करेगी इसमें? किसको कुर्बान करेगी और किस पार्टी की कुर्बानी होगी? नहीं, देखिए JUIF के बगैर तो नहीं मामला चल रहा ना। अगर JUIF निकल जाए तो फिर एक तो नंबर इतना वाइड हो जाता है, जो 11 सेनेटर फिर आपको चाहिए, जो कि 11 सेनेटर मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल काम है। और तकरीबन आपके ये बन जाते हैं, आप समझिए तकरीबन 19 MNA का फर्क है। तो फिर इतने ज्यादा लोग मैनेजमेंट करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है नंबर में। तो इसलिए नंबर तो नहीं है पूरे उसके बगैर। और दूसरी बात यह है कि फिर देखें, मौलाना को रोंद के अगर आप ये बिल मंजूर करवाते हैं, तो फिर मौलाना ने चुप तो नहीं बैठना ना। उन्होंने रात को भी कहा, आपने उनका मीरपुर की भी आपने उनकी तकरीर सुनी,
वो कहते हैं हजूम को आप दावत देंगे पार्लियामेंट की तरफ अगर आपने इस तरह से रोंद के ये अमेंडमेंट्स करवाई। तो उसका क्या मतलब है, मौलाना की स्ट्रीट पावर जो है वो पीटीआई की स्ट्रीट पावर से बहुत ज्यादा है। मतलब पीटीआई का वोट बैंक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मुनज़्ज़म स्ट्रीट पावर है एग्जैक्टली वो मौलाना की बिल्कुल बहुत ऐसी है। ज्यादा है। और देखिए ना, फिर इस कॉम्बो में अगर मौलाना, तहरीक इंसाफ और वकला ये तीन धड़े ही मिल जाएं तो कोई फिर डी चौक हो या पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो फिर मैनेजेबल नहीं है। हाँ, लिहाजा ये अफोर्ड भी हुकूमत नहीं कर सकती ये हुकूमत। रिस्क कभी अफोर्ड नहीं करेगी, ना ये रिस्क लेगी। कोई अक्लमंद आदमी हुकूमत में ये उसको मशवरा नहीं देगा कि मौलाना को रोंद के ही आप अमेंडमेंट्स करवा दें। ठीक। अच्छा, लेकिन अब एक मसला जो दरपेश है, आप बहुत अरसे से इस पर खुलकर भी बात कर रहे हैं, वो है कि पीटीआई की लीडरशिप की सेन डिसीजंस वो नज़र नहीं आते। आज भी आपने कोर्ट में खुल के कहा कि जिस किस्म के तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसीजंस हो रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, वो इमेच्योर किस्म के डिसीजंस कर रही है। अब खान साहब से मुलाकातों पर तो पाबंदी लगा दी गई है, तो अब आपके ख्याल में पीटीआई ये भी वाजे नहीं कर रही है, कल से मुल्की एहतजाज शुरू कर रहे हैं, लेकिन आईनी तरमीम के ऊपर खबरें ये आ रही हैं कि जेवाईफ उनसे आज मुलाकात भी कर रही है, उनको कन्विंस भी करेगी। तो कुछ वाजे नहीं हो रहा कि पीटीआई एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। लेकिन पीटीआई में एक तो जाहिर है कि इस वक्त जो सीरियस लीडरशिप है वो या तो ठुड्डे मुक्के मार के बाहर निकाल दी गई है या वो जेलों में है। और इमरान खान के बाद ये पार्टी अभी तो यूं है कि ये को खिलंडरे लड़कों के हाथ में आई हुई है। सुबह एक फैसला करते हैं, शाम को दूसरा फैसला करते हैं। सुबह कहते हैं हमने कमेटीज की चूंकि बाइकआउट कर दिया है तो हम फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस की जो एपीसी हो रही है हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। अगले दिन जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बैठ जाते हैं। सुबह कहते हैं हम एहतजाज करेंगे, शाम को वापस ले लेते हैं। शाम को ऐलान करते हैं ये डी चौक पहुंचे, अगले दिन कहते हैं कि अब रहने दें। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो सारा भरम है इतनी बड़ी पार्टी का वो ही उसका बेड़ा गर्क कर लिया। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, आप उसको और रऊफ हसन साहब टीवी पे जाके कह रहे हैं कि नहीं ये तो अमेंडमेंट ही हमने दी थी। तो भाई अगर आपने अमेंडमेंट करवानी है, इमरान खान कह रहे हैं कि ये इस पार्लियामेंट को कोई हक नहीं आईनी तरमीम का, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं तरमीम हमने दी थी, सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा बड़ा अच्छा जो है वो इसके ऊपर जो है वो चल रहा है। तो देखिए ना, इनको तो पता ही नहीं है, ना ये सच्ची बात है इमरान खान इनको जानते हैं ना ये इमरान खान को जानते हैं। तो एक गैप की वजह से ये लोग चले आ रहे हैं। जो सीरियस लीडरशिप है जाहिर है अब हमाद अजहर नहीं आ सकते, असलम इकबाल नहीं आ सकते, और इजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद जैसे लोग जो हैं जो पॉलिटिकल एक समझिए सोच रखते हैं वो सारे जेलों में हैं। इमरान खान तक एक्सेस नहीं है। तो पीटीआई का तो बड़ा डायलेमा है। इसीलिए आपने देखा है कि पिछले जो ये 2 साल जो है स्पेशली इलेक्शनों के बाद जो अगर आप देखें तो पीटीआई कोई चैलेंज नहीं दे सकी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अपनी बेवकूफियों से अपने लिए बड़े चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई मेजर चैलेंज जो है वो हुकूमत को नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा से हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खबरें आती हैं और गंडापुर साहब के ऊपर 2 मरतबा बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जब वो लोगों को एहतजाजी रैलीज़ में लीड कर रहे थे। कभी कुछ घंटों के लिए गायब हो गए, कभी 30 के करीब घंटों के लिए गायब हो गए। अब उन्होंने उसकी तौजीहात तो दी हैं, लेकिन ख़ुद पीटीआई के अंदर इस पर बड़ा इख्तलाफ मौजूद है। इनफैक्ट जो उस लीडरशिप का आप इशारा कर रहे हैं, उस लीडरशिप के हवाले से भी नीचे के जो लेवल के लोग हैं, कायदीन हैं, उनके अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं, रिजर्वेशन हैं। आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि केपी में गवर्नमेंट होते हुए भी हम केपी को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही उस तरह जिस तरह पंजाब में बज़ाहिर फ़ोटो सेशन की हद तक सही, लेकिन काम तो हो रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रही है। नहीं, लेकिन पहली बात तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोगों ने सिर्फ एक मकसद के लिए इलेक्ट की है और वो ये है कि आप इमरान खान को जेल से निकालें। कोई उन्होंने नालियों गलियों के लिए, स्कूलों के लिए हुकूमत इलेक्ट नहीं की। ये तो पहले 10 साल काम जो होना था वो हुआ है और अब भी दोबारा होगा। जब ये हुकूमत इमरान खान आएंगे बाहर तो उस वक्त होगी। इस वक्त तो केपी हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है और वो है कि इमरान खान को हमने बाहर कैसे लाना है। लोगों ने वोट भी उनको इसीलिए दिए। अब अली अमीन गंडापुर, मैं तो ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को भी सारी डिसीजन मेकिंग अपने सिर पे नहीं लेनी चाहिए। असद उमर ये अपने असद कैसर साहब हैं,
आरिफ अलवी साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, और उमर यूब हैं, खालिद खुर्शीद हैं। ये 4-5 लोग हैं जो कि इस वक्त पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप ले। देखिए ना, सलमान राजा साहब हैं या गौहर हैं, मेरा बड़ा उनसे भाइयों की तरह का ताल्लुक है, मेरा बड़ा ही एहतराम है उनको, बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन देखिए ना, वो सियासी तौर के ऊपर तो उनको एबीसी भी नहीं पता, और उनके ऊपर सियासी फैसले छोड़ना तो बहुत बड़ी हमाकत होगी, और उसका मुजाहरा हम रोज देखते हैं। लिहाजा ये फैसले ये 4-5 लोग अपने पास लें। आरफ अलवी और असद कैसर साहब जैसे जो सीनियर लोग हैं, उनको बहरहाल ये वजन उठाना पड़ेगा, और वो वजन उठाएं। और इमरान खान और फिर महमूद रशीद को, एजाज चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को जाके मिले, उनकी राय लें, एक बड़ी हिकमत भी पहले बनाएं, और उसके बाद फिर लोगों, ये तो नहीं कि आप रोज एहतजाज की कॉल दे दें, लोगों के घरों पे छापे पड़ रहे हैं। 700 बंदा तो इस वक्त हमारे पास जेल में है। हम 4 दिनों से कोशिश हमने कर ली है, कोई हमारा एक्सेस नहीं है, हम उनको खाना तक नहीं पहुंचा सकते। और ये हालात हैं, तो आप मुझे बताइए, इतने वर्कर्स को जो है वो रोज पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाना बगैर किसी हिकमत अमली के। और फिर जाहिर है कि लीडरशिप जो अपना ज्यादातर पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं या कोर कमेटी के लोग हैं, वो या तो पाकिस्तान से बाहर हैं या सेफ जोन में है, वो तो सामने नहीं आते ना। यहाँ पे तो जो यहाँ पे मौजूद है, जो पकड़ा गया है और उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसने कैदे सही है, वो गद्दार है। जो भाग गया है वो उसके अंदर है। ये एक पीटीआई में चल रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। सीज़न और साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत अपोजिशन पार्टी बड़ी मजबूत तरीन पार्टी है, लेकिन अगर सही हिकमत अमली सही वक्त पर नहीं करेगी तो यकीनन उसके असरात भी गलत सिमत की तरफ जाएंगे, और हुकूमत यकीनन अपोजिशन की गलतियों से भरपूर फ़ायदा उठाने की हमेशा कोशिश करेगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कल अगर आईनी तरमीम सेनेट में पेश होती हैं, ये उन्हीं से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज होने वाली अहम मुलाकात। बज़ाहिर लग रहा है कि JUIFA की ये कोशिश है कि उन तमाम नुकात जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और वो खुद मुत्तफ़िक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुत्तफ़िक नज़र आए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर चुकी है तो यकीनन ये हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। कल सेनेट में तो ये बिल पेश होने जा रहा है 26वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत अपोजिशन की पार्टी मुल्कगीर एहतजाज ही करना चाहेगी या फिर इस हवाले से कोई नई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। इसी के ऊपर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वकील शोएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आईनी तरमीम कल सेनेट में कहा जा रहा है कि पहले पेश की जाएगी, उस पर हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ रखती है, लेकिन अभी तक क्या कुछ डिसाइड हो सका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ड्राफ्ट को पहले पढ़ना चाहेगी या उससे पहले ही एहतजाज करने का इरादा है आप लोगों का? देखिए, ड्राफ्ट तो इनके मुख्तलिफ औकात में तब्दील होते जा रहे हैं। अब पहली बात तो यह है कि अब जो बाजार ड्राफ्ट आया है उससे तो वही आईनी अदालत से पीछे हट गए हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे फ्रॉड शामिल हैं। बल्कि एक लिहाज से जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बनाने तक, और वो जो उनका फ्रॉड है वो छलक रहा है उनकी अपने उन कंटेंट्स ऑफ दैट न्यू ड्राफ्ट, उसके अंदर से साबित होता है कि पहली बात यह है कि वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच चलो बना दिया जाए, फिर भी कोई बाय डिजिग्नेशन वो तो काबिल कबूल है, लेकिन उनका अपनी पसंद तरीके से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी उस एट द डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशल कमीशन डाल दिया गया, और जुडिशल कमीशन में अपनी पसंद के लोगों को डाल के शामिल करके और ये से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हैं जो हमें सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। मुल्कगीर एहतजाज करने की भी PTI ने बात की है, तो अब कहा जा रहा है कि कल ये बिल सेनेट में पेश होगा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप इसके बाद एहतजाज शुरू करेंगे या कल से आप लोग वैसे ही अब खुले तरीके से एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में शुरू करने जा रहे हैं? उस पर थोड़ी सी अगर पॉलिसी वाज़ेह कर दें। देखें, एहतजाज का तो हमने अनाउंस कर दिया है कि कल एहतजाज होगा। सर, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात नहीं करवाई जा रही है बानी चेयरमैन से, तो ये बताइएगा कि क्या उस हवाले से भी कुछ वाज़ेह हो सका है
कि आया जो रिजर्वेशन थी पीटीआई की वो दूर हो सकी है या नहीं हो सकी? 3 तारीख से ऑनवर्ड हमारी किसी फैमिली मेंबर की, किसी लीगल एडवाइजर की, किसी कौंसल की, वकील की और उस हवाले से किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो उनके ज़ाती नॉलेज है या उनके फैमिली मेंबर की, किसी से कोई मुलाकात नहीं है। ये नाइंसाफ़ी है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और इस लिहाज से ये हाई कोर्ट के आर्डर्स की भी वायलेशन है। हम ये समझते हैं कि इस पे फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ इसी वजह से भी हम सड़कों पे हैं और इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ठीक। सर ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में आज आप पेश हुए, उसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से रिजर्वेशंस थी, ओपोनेंट जो हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उनके वकील भी आए। अब ये इत्तलात हैं कि खुर्रम नवाज साहब भी उसके खिलाफ चले गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें किस तरह चलेगी? ये मामला किसी हद तक आपको आने वाले वक्त में कब तक हल होता हुआ नजर आ रहा है? अब इलेक्शन को भी काफ़ी टाइम बीत चुका है, लग क्या रहा है आपको इलेक्शन कमीशन की हेयरिंग को देख कर? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह इस इलेक्शन फ्रॉड में मुलव्वस है। आज मेरी अपनी पिटीशन थी, मैंने बताया उनको कि आपने इरेगुलरिटी की है, इलीगलिटी की है, इलेक्शन फ्रॉड करने को सारे को शेल्टर किया है, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है और आप उनके शेल्टर प्रोटेक्टर हैं। तारिक फजल चौधरी इस वक्त मेरे हल्के से हारा हुआ है और मैं 1,05,000 सीटों से जीता हुआ। इसी तरह फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनने के बाद ऑटो सेटिस्फाइड करके वापस इनके पास फिर भेज दिया। अब ये दोबारा उसी तरह की प्रोसीडिंग कर रहे हैं। देखें, इस 5 ऑर्डर मुख्तलिफ किए हैं, 2.5 महीने तक 7 दिन में जवाब देने के रिस्पोंडेंट्स, इसमें तारिक फजल ने 2.5 महीने तक जवाब नहीं जमा कराया। आज तक फॉर्म 45 46 नहीं लेकर आया, अदालत में नहीं ओरिजिनल जमा कराया, ना ही उसकी कॉपियां जमा कराई हैं। और इसी तरह वो इस इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए वो अपने आप को शेल्टर ले रहे हैं उन रिस्पोंडेंट्स का, इलेक्शन कमीशन का, जो उनके साथ मिली भगत में शामिल है। मेरा ये इल्ज़ाम है, पैराग्राफ मैंने पढ़ के सुनाया अपनी पिटीशन का 37 और 38। मैंने कहा जब खुद मुल्ज़िम हो वो जज कैसे बन सकता है? आप जज बन के जो एक ट्रिब्यूनल इस फ्रॉड, इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है, आप चाहते हो कि नहीं हम तब्दील कर देंगे, अपने हैंड पिक जज, अपनी पसंद के जज को ये भेज देंगे? ये मुमकिन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन और तारिक फजल चौधरी ये खेल रहे हैं इस इलेक्शन पिटीशन के साथ और ये चलने नहीं दे रहे, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ने अपनी चॉइस से एक जज को अपॉइंट किया विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। अब जब ट्रिब्यूनल ने जवाब मांगना शुरू किया, फॉर्म 45 46 मांगे, तो ये घबरा गए, क्योंकि इनके अपने अंदर की एंग्जाइटी है, इनका अंदर का चोर है तारिक फजल का और बाकियों का, ताकि वो सामने आ जाएगा तो खुल के चीजें सामने आ जाएंगी और वो फ्रॉड सामने आएगा तो ना सिर्फ वो सीट से जाएंगे बल्कि FIR कटेंगी उनके खिलाफ। इसलिए वो अपने हैंड पिक जज के पास भेजना चाहते हैं ताकि वो इसको दबा के रख जाए और इनकी चोरी दे दे। दैट इज द रीजन। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। सर आपके वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। यकीनन इलेक्शन कमीशन हो या फिर आईनी तरमीम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक उसको अपोज कर रही है। उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सामने रख रही है। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद सियासी तौर पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस स्टैंडिंग पर मौजूद है उसमें कुछ ना कुछ मसाइल का भी सामना कर रही है अपनी लीडरशिप की वजह से। आखिर उसकी वजूहात क्या हैं, इस पर कुछ सियासी तज़िया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा अहम दिन, ख़ास तौर पर आज सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास हो रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से आज कर दी गई कि कल सेनेट में मुमकिन तौर के ऊपर आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि JUIF ने इसमें कामयाबी ज़्यादा हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन एक अच्छे नुक्ते के ऊपर इस आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद हो सकता है अगर तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स इस पर ऑन पेज हों। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की जो मुलाकात है उसमें किस हद तक वो कन्विंस हो सके हैं इस इशू के ऊपर। लेकिन इससे कतई नज़र अगर ये तरामीम हो जाती हैं तो यकीनन बहुत सी चीज़ें आने वाले हफ्तों में तब्दील हो सकती हैं, इसलिए कल का दिन बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे और से बात करने के लिए सीनियर एंकर सहाफ़ी मुनीफ फारूक साहब मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है। मुनीफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस पर हमने कई दफ़ा बात की है, आईनी तरमीम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ लोगों के साथ, लेकिन अब ये लग रहा है क्या है कि शायद इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कन्वर्ट होने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो नून लीग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा कदम पीछे हटाएगी। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है?
बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 2-3 वजूहात हैं। मेरे ख़्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे मामले को अप्रोच किया है और जहाँ से मामला शुरू हुआ, उससे एक तो ये तासुर उसने ज़ोर पकड़ा कि ये हुकूमत का ड्राफ्ट तो है ही नहीं। ये तो ड्राफ्ट कहीं से लिखा हुआ आया है और हुकूमत महज़ एक मैसेंजर है इसके अंदर, और एक जो पोस्टमैन होता है उसका किरदार अदा कर रही है। ये एक बहुत बड़ा पहला धचका था। और आपको याद होगा कि अब से तकरीबन 1 महीना कबल इतवार के रोज 2 इजलास बुलाए गए और वो दैट वाज शेयर एम्बैरेसमेंट फॉर द एंटायर गवर्नमेंट कि आप तमाशा लगा देते हैं, एंड अलाउ मी टू से सर्कस लगा देते हैं और कुछ होता नहीं है और खाली सिर्फ बढ़कें चलती रहती हैं। उससे एक तो बहुत बड़ा धचका लगा हुकूमत को। साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी हील्स डिग इन की और उन्होंने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया। अगर मैजिक नंबर उनके पास था तो ये बात तो हुकूमत को भी पता थी कि उनके बगैर ये तरमीम पास नहीं हो सकती। तो उनको अप्रोच करना मेरे ख्याल में ये भी एक इशू था और शायद दुरुस्त तरीके से अप्रोच नहीं किया गया। अब जो आईनी अदालत का मामला था वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, ऑल्दो उसके अंदर एक सनसेट क्लॉज शायद 5 या 6 साल का लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज डिराइव हो रही थी। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने को पिछले 1 महीने के अंदर कैंपेन किया और बार बार आईनी अदालत की बात करते रहे, वो एक ऐसी चीज थी जिससे इसको मजीद तकवीयत मिली कि ये तो बिल्कुल सीरियस है और ये करवाएंगे। लेकिन क्योंकि मौलाना साहब एक बड़े जीरक सियासतदान हैं और अब मुस्लिम लीग नून के जो कुछ पुराने लोग हैं उनका ख्याल ये है कि सारे मामले में मौलाना साहब से एंगेजमेंट दुरुस्त नहीं हुई और मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को एंगेज करना चाहिए था। JJSK के जी मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं या आजम नजीर दारड़ साहब जा रहे हैं, तो चीजें मिस हैंडल हुई हैं गवर्नमेंट के पार्ट पे। बहरहाल जो मेरे ख्याल में जो तरीका कार था उसमें तब्दीली जरूर आई है, लेकिन जो जिस्ट है पूरे मामले की वो ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एक कॉम्पोजिशन है उसको ऑल्टर कर दिया जाए, जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका कार बदल दिया जाए, 18वीं तरमीम वाला तरीका कार दोबारा राइज किया जाए, 19वीं तरमीम को कलअदम किया जाए, अंडू कर दिया जाए। शायद ये हुकूमत अचीव करने में कामयाब हो चुकी। अच्छा, लेकिन अब ये चीज़ तो दुरुस्त है कि कुछ चीज़ें तो हुकूमत अपनी मर्ज़ी की भी मनवा लेगी, लेकिन एक मसला जो आपने जिस तरह बात की कि मैजिक नंबर JY फे भी अगर उनके साथ शामिल हो जाती है तो उनको इन एनी केस कुछ और नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अख्तर मेंगल साहब को भी माजी में इसीलिए अप्रोच किया कुछ हफ्ते पहले। आपके ख्याल में PTI के सेनेटर्स को तोड़ने की कोशिश होगी? क्योंकि उनसे बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी 7 जो हुकूमती लोग हैं वही हुकूमत के हक में वोट नहीं डालेंगे। तो आपको लग रहा है कि नंबर्स पूरे कर सकेगी ये हुकूमत? देखिए, ये बड़ा एक क्रूशल सा सवाल है, इसलिए क्योंकि देखिए हमारे पास इंडिविजुअली बहसियत सहाफ़ी आप हर मेंबर को तो जाके बात नहीं कर सकते या पूछ नहीं सकते। आप तो क्लेम्स को देखते हैं, रिलाई नहीं करते, सुनते हैं जो हुकूमत के होते हैं। और हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास वो अददी अक्सरियत मौलाना साहब के आने के बाद हो जाएगी जिससे हम तरमीम पास करा लेंगे। इस बात में भी कोई शायद इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये हो सकता है मौलाना साहब इसको एक यूनानिमस तरमीम लाने के मामले में PTI को कन्विंस कर पाए कि आप भी इसमें शरीक हो जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की जात से इस वक्त राब्ता मुकम्मल तौर पर आज की तारीख तक या 19 तारीख तक मुनक़ता है, तो वो PTI तो डिसाइड कर नहीं सकती कि उसने तरमीम में साथ देना है या नहीं। गो के इन तरमीम के अंदर PTI अगर हुकूमत का साथ या एक कलेक्टिव तरीके से कर ली जाती है तो शायद PTI को कुछ फायदा हो सकता है चंद मामलात में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि PTI हुकूमत का साथ इतनी आसानी से देगी। और जो नंबर्स हैं वो फिर वही जो तरीकाकार है कि जिस तरह से कुछ लोगों को ल्योर करके पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करवाया जाता है, वो शायद अब भी करवाया जाए। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाएगा आखिर में कि एक बड़ा मसला जिस तरह आपने भी PTI का हवाला दिया है वो ये है कि खान साहब से तो मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ख़बरें वैसे आ रही हैं कि JY फे की जो आज मुलाकात है PTI से, तो भरपूर तरीके से वो कोशिश यही करेंगे कि PTI को भी ऑन बोर्ड किया जाए। दूसरी तरफ PTI ये कह रही है कि हम मुल्की एहतजाज करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में, सेनेट में भी इसके खिलाफ अपोज करेंगे इस तरमीम को। तो अब असल चीज़ आपके ख्याल में इनसाइड क्या है कि क्या डोल पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कुछ और कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली करेंगे कुछ और, या वाकई वो इसको एहतजाज की हद तक ही इस तरमीम के ऊपर अपना लाइन ऑफ एक्शन वाजे करेंगे, सपोर्ट में नहीं जाएंगे? जी देखिए, इसमें जो इशू है कि
इमरान खान साहब से क्योंकि राब्ता मुनक़ता है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त बड़ा एक मुश्किल सा एक इक्वेशन है। एहतजाज आसान नहीं होता, एहतजाज उन्होंने पहले भी करके देख लिया, एहतजाज से कोई ऐसा सच फायदा भी नहीं हो रहा। या तो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया हो वो भी नहीं हो रहा। कल जुमे के बाद वो एहतजाज करें भी तो वो उससे पता नहीं चलेगा कि उससे इम्पैक्ट शायद क्रिएट ना हो, या जो हासिल करना चाह रही है पीटीआई वो भी हासिल ना हो। हुकूमत का साथ देने का फैसला बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के अगर पीटीआई के कुछ लोग करते हैं तो बड़ा ब्लो बैक आएगा पीटीआई के अंदर से ही, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई इस बात पे एग्री करेगा कि पीटीआई बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के इस तरमीम के अंदर वोट करे। ठीक, दुरुस्त। अच्छा, आखिरी सवाल, एज अ लॉ एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, मैं चाहूंगी आपका ओपिनियन भी, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की बात हो रही है, अगर तो ये दुरुस्त साबित हो जाती है और तरमीम में यही लिखा जाता है, तो आपके ख्याल में वो जो बात की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंडर आ जाएगी और उसका वेटेज कम हो जाएगा, वो एक सेशन कोर्ट की हद तक महदूद हो जाएगी या लगेगी, आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने से क्या जो मकसद है हुकूमत का या तमाम स्टेक होल्डर्स का वो पूरा हो सकेगा? देखिए, मेरा ख्याल है वो पूरा हो इसलिए जाएगा इन अ वे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर डिवीजन हो जाएगी। डिवीजन इन द सेंस ये कि वो बेंच ही अलग होगा कि अगर एक ऐसी नौयत का मामला है जो सेंसिटिव है इन द सेंस कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, इंटरप्रिटेशन के मामलात हैं, हुकूमती मैटर्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो फिर जो रास्ता इख्तियार करेंगी वो फिर उस बेंच की तरफ ही जाएगा। वो इधर उधर ये नहीं होगा जी कि अगर आ गई है पिटिशन तो ये लगेगी कहाँ, वो फिर उसी बेंच में लगा करेगी। तो जिस तरह मैं एक बड़ी ऑल्दो नॉट एंटायरली रिलेटेबल, लेकिन मैं आपको वैसे मिसाल देता हूँ कि दुनिया में होता है, इंग्लैंड में है, अब उसमें हाई कोर्ट के अंदर भी डिविजन हैं, क्वींस बेंच डिवीजन है, चांसरी डिवीजन है, तो वो डिविजन्स होती हैं बेंचेस के अंदर। सो वहां अगर ये चीज मौजूद है तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा और फिर बाकी जजेस होंगे जो कि अपील मैटर सुना करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, टैक्स मैटर्स, इस तरह की चीजों को देखा। नहीं, लेकिन माजरत एक सवाल और इसमें इजाफी करना चाह रही हूँ कि ये फिर आपके ख्याल में वो जो एक रूमर्स थे, हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म था कि वो जस्टिस फायद ईसा साहब को अकोमोडेट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबरा बना के, तो वो तो फिर गलत साबित होंगे, वो तो फिर आई थिंक रिटायर हो जाएंगे और फिर किसी दूसरे बेंच में दूसरे जजेस के नाम फिर सामने आ जाएंगे, उनके लिए तो फिर कोई ऑप्शन या स्पेस नहीं बचता फिर उसमें। अच्छा, ये इसमें सना साहबा इशू ये है कि अभी ये जो ड्राफ्ट की चीजें सामने आ रही हैं ये ज्यादा जेयूआई फेक की हैं। जो एक्चुअल ड्राफ्ट है उसमें तो दो तीन चीजें हो सकती है। एक ये कि जी आईनी बेंच बनेगा, कितने जजेस का बेंच बनेगा, फिर जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका। अच्छा। देखिए, इस वक्त तो ये होता है जी कि सीनियर मोस्ट जज को बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या तो फिर नई जब उस तरमीम को 18वीं तरमीम को दोबारा री इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उसमें सीनियरिटी का जो मामला है उसको शायद चेंज कर दिया जाए, और वो एक्सरसाइज मैं अब इसलिए कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी के ऊपर कि हुकूमत ने अगर अपनी मर्जी का, या काजी फाइसा साहब, या अगर वो नहीं चाहते कि मंसूर अली शाह साहब आए, तो फिर तरीकाकार ये भी हो सकता है कि जी अच्छा जी हमने 3 जजेस का पैनल है, उसमें से चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करना है और वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, सुप्रीम कोर्ट के सरबराह की तकरीरी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वो तो फिर आप समझे ना कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर फिर वो अपोजिशन बेंच भी होगा और ट्रेजरी के भी लोग होंगे। बाय मेजॉरिटी उन्होंने कोई फैसला करना है, तो मेजॉरिटी किस जगह पर होती है, डेडलॉक होता है, नहीं होता, पार्लियामेंट्री कमेटी की कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वही होती है जो 18वीं तरमीम में बताई गई थी या मुख्तलिफ, ये डिपेंड करता है। और जब जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका बदल जाएगा तो शायद हुकूमत वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकती है, जैसे कि काजी फाइसा साहब को टेन्योर बढ़ा देते हैं कि जी टेन्योर या तो टर्म को बढ़ा देंगे कि जी चीफ जस्टिस का टेन्योर इतना होगा, या रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हवा में, लेकिन जो मेजर चीज थी वो नहीं हो रही और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, सीनियर रैंक पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन देखना ये होगा कि हुकूमत जो करना चाह रही थी या जो बुनियादी मकसद था उसका, उसको मनफी लेना चाहिए या मुस्बत, ये अभी तक वाज़ेह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मुसव्वदा अभी भी ज़ेर बहस है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत अपने मुसव्वदे के बुनियादी पॉइंट से काफ़ी पीछे हट चुकी है और उसकी कोशिश है कि बाकी स्टेक होल्डर्स को, जिसमें अपोजिशन की बड़ी जमातें भी शामिल हैं और इत्तेहादी भी शामिल हैं, उनको साथ लेकर चला जाए ताकि 18वीं तरमीम की तरह एक कामयाब तरमीम अमली तौर पर कानून का हिस्सा बन सके। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।